अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम नबील अंजम। उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर डिस्कस करेंगे रीपैरामीटराइजेशन। हमारे पास रीपैरामीटराइजेशन क्या होता है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो चीजें हमने डिस्कस करनी है ना, इसकी डेफिनेशन के अंदर एक हमने वन टू वन फंक्शन करना है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ऑन टू फंक्शन का वो भी बता चुका हूँ। इनवर्स फंक्शन क्या होता है वो भी हम इसके क्वेश्चन कर चुके हैं। कंपोजिट क्या होता है, कंपोजिशन क्या होती है, वो भी मैं सब कुछ आपको करा चुका हूँ। तो डेफिनेशन में मूव करता हूँ क्योंकि इसके अंदर हम चार चीजें डिस्कस करेंगे। तो वो अगर आपको वन 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 फंक्शन का ना पता हो कि ये वन वन फंक्शन है कि नहीं, तो आप कह रहे हैं कि ये नहीं है, तो भाई ये वन वन फंक्शन है क्योंकि डिस्टेंस होना चाहिए, इमेज एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो वन वन फंक्शन का मैं डिटेल से बता चुका हूँ। चलिए डेफिनेशन के दौरान मैं आपको मजीद इसको क्लियर करूंगा। रीपैरामीटराइजेशन क्या है? रीपैरामीटराइजेशन हमारे पास एक कर्व है, अल्फा ए बी टू आर क्यूब तक याद है। ये हमारे पास क्या है, एक वन टू वन है एंड ऑन टू फंक्शन। वन वन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। फिर मुझे ये कह रहा है कि अगर आपके पास जी एक फंक्शन है जो ए सी डी से ए बी की तरफ जा रहा है एंड बोथ इन इनवर्स, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर एस से कौन सा जाएगा, ए बी से सी डी की तरफ, और वहां पर क्लास कौन सी होगी, सी के क्लास होगी। मतलब ये कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास वन होगा, यानी कि उसका के टाइम्स डेरिवेटिव लेना, तो वो उसका डेरिवेटिव क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। फिर उसकी कंपोजिशन हम चेक करेंगे। एफ ऑफ एफ कंपोजिट ऑफ प्राइम ऑफ एक्स और एफ प्राइम एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आप कंपोजिट लें और इसका लें तो आपके पास वो आंसर क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक्स आए या 2x आए या 3, जो भी आपके पास है वो आना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि आप क्या मतलब है। जैसे कि क्वेश्चन होगा ना, जब हम क्वेश्चन करेंगे, इसके 3-4 क्वेश्चन करेंगे, आप समझ जाएंगे। रीपैरामीटराइजेशन के लिए जो आपने चीज याद रखनी है ना, वो ये है कि पहली बात ये है कि आपने रीपैरामीटराइजेशन के अंदर जो बात बता रहा है ना हमें, वो ये कह रहे हैं कि वन टू वन फंक्शन होना चाहिए। मसलन ये कि अगर आप एक फंक्शन ले रहे हैं, वन टू वन फंक्शन क्या होता है, आप सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो वन टू वन फंक्शन ये, जैसे कि इसमें बी कहता हूँ, इसे यहाँ मैं कहता हूँ 1 2 3 4 है, यहाँ पर 5 6 7 8 है। वो कह रहे हैं कि वन टू वन फंक्शन के अंदर कि हर एलिमेंट एक दूसरे का डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यानी कि आप एलिमेंट ऑफ ए करस्पॉन्ड टू एलिमेंट ऑफ बी जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। फर्क अगर यहाँ पर वन है तो यहाँ वन रखते हैं तो ये वन वन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सेम इमेज आपस में कह रही सेम आ रही है, लेकिन इमेज क्या होनी चाहिए, वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए कि इमेज एक दूसरे से मुख्तलिफ होनी चाहिए। ठीक है, तो वन वन फंक्शन ये है। ठीक हो गया। मजीद इसको क्या कर सकते हैं, मजीद ये कि हमारे पास क्या होता है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, यानी कि एक्स वन नॉट इक्वल टू हमारे पास एक्स टू क्या होना चाहिए, यानी कि दोनों इमेजेस सेम नहीं होनी चाहिए। पांच यहाँ पर अगर पास 3 है ना, तो 3 नॉट इक्वल टू ये क्या है हमारे पास, एक हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वन टू वन फंक्शन है। तो अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको सॉल्व करते हैं तो हम वहां पर बताएंगे एक्साइज का क्वेश्चन है कि ये हमारे पास क्या है, वन वन फंक्शन है। ठीक हो गया। जब उसकी क्या हो, वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हर एलिमेंट यूनिकली करस्पॉन्ड होना चाहिए दूसरे एलिमेंट के साथ, लेकिन क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी कि एक जैसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। बात यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 नहीं होना चाहिए। ये वन वन फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन ये क्या है कि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद होने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ ए करता हूँ, ये बी, जैसे कि ये है ए बी सी, ये डी ई एफ में कर देता हूँ, या आप यहाँ पर ए बी सी कर दे, कोई नहीं है। ऑन हर ऑन टू फंक्शन जो होता है, हर वन वन फंक्शन ऑन टू हो सकता है, लेकिन हर ऑन टू फंक्शन वन वन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप एक एलिमेंट डी के साथ मिलाएंगे, फादर यहाँ पे ए रखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू वन वन फंक्शन ये तो वन वन फंक्शन हुआ है। क्यों? क्यों इसके अंदर इमेज क्या होती है, डिस्टेंस में चाहिए। अब यहाँ पर ऑन टू फंक्शन के अंदर ये कहते हैं कि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद होने चाहिए। यहाँ डी करते हैं, डी को इसके साथ कर लिया, इसको इसके साथ कर लिया, इसको ऑन टू फंक्शन है। या फिर आप क्या करें, इसको इसके साथ यूनिक है, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया। अकॉर्डिंग टू फंक्शन ये ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि हर एलिमेंट यूनिकली तौर पर बी का हर एलिमेंट ए के अंदर क्या है, इसके साथ करस्पॉन्ड हो रहा है। देखें डी ए के साथ जा रहा है, फिर मैंने ई को ए के साथ किया, फिर एफ को ए के साथ किया, तो ऑन टू फंक्शन हमें ये बात बता रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ ए, बट ए के अंदर कोई भी, बी के अंदर कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू फंक्शन ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन ये कह रहा है कि हर एलिमेंट जो है ए का बी के अंदर मौजूद हो, लेकिन यूनिक नहीं। लेकिन यहाँ पर देखें ये इन तीनों के साथ अटैच है, यूनिकली तो नहीं है ना।
ए इसका भी हिस्सा आ रहा है, इसका भी हिस्सा आ रहा है, इसका भी, लेकिन ऑन टू फंक्शन है, वन फंक्शन नहीं है लेकिन ऑन टू फंक्शन ये है। तो ये वन वन फंक्शन होता है और ऑन टू फंक्शन हमारे पास ये होता है। अब इसका कह रहा है कि इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, कि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास एक इनवर्स आ जाता है, जैसे कि 2 पाई आ जाता है या x आ जाता है या आपके पास कोई भी आ जाता है, तो क्या होना चाहिए कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, सी के टाइम उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। बाद एक क्वेश्चन है शायद तो उसका ये आंसर आ रहा है, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब अगर आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपको पोजीशन फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी, ये याद रखिएगा। जब आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1/2x है और मुझे कह रहा है कि x बिलोंग टू रियल नंबर है, ठीक हो गया, वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर, तो देखिएगा रियल नंबर के अंदर 0 भी आ रहा है, जब मैं 0 पुट करूंगा तो इनफिनिट देगा, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, ये रीपैरामीटराइजेशन नहीं है। ये एक सेट का एक क्वेश्चन है, मैं वो जब आपको कराऊंगा तो वहां पर आप लाजमी उसको चेक करिएगा, वो इंशाल्लाह उस पर भी बहुत जल्द उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो फिर हमें क्या बताया कि आप उसका इन्वर्स चेक करिए, इन्वर्स चेक करने के बाद आप उसकी कंपोजिशन चेक करिएगा, यानी कि आपने कंपोजिशन चेक करनी है, जी ऑफ आर लेट करना है, जी ऑफ आर आपने टी की लेट कर लिया और एच ऑफ टी आपने किसके लेट कर लिया, वो आपने आर की लेट किया, यही कुछ है, यही कुछ होगा। ठीक है, जी ऑफ आर की वैल्यू आएगी तो आपका टी की वैल्यू आ जाएगी, तो इस तरह करके हम जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे तो हम समझ जाएंगे। तो ये रीपैरामीटराइजेशन की जस्ट डेफिनेशन आई है। अब मजीद हम इसको सॉल्व करते हैं कि रीपैरामीटराइजेशन क्या होगा। मैंने आपको वन वन फंक्शन का भी बता दिया, ऑन टू, ठीक है, वन वन फंक्शन मस्ट भी उसके अंदर होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, फिर इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, फिर उसकी हम कंपोजिशन फाइंड करेंगे। अब आइए हम प्रीपोजिशन है उसको करते हैं कि हमारा क्या रखे, शो दैट, हमारे प्रीपोजिशन हमें कौन सी दे रहा है। अब हम प्रीपोजिशन को कह रहे हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट दे रहा है ना प्रीपोजिशन की, आइए हम उस स्टेटमेंट को लिखते हैं, फिर उस स्टेटमेंट पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो प्रीपोजिशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई है, वो स्टेटमेंट हमें क्या दी गई है कि शो दैट कंपोजिशन ऑफ रेगुलर कार। हमारे पास एक रेगुलर कार है, आपको पता भी है रेगुलर कौन सी होती है, यानी कि हमारे पास ऐसी कार जिसका डेरिवेटिव हम ले तो वो इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए, ठीक हो गया। अब क्या हो गया, रीपैरामीटराइजेशन यील्ड अ रेगुलर कार, ठीक हो गया, रीपैरामीटराइजेशन ऑफ यील्ड अ रेगुलर कार। शो आपने ये करना है कि आपके पास अगर कर दी गई है अल्फा a b2 से r क्यूब और g इक्वल टू c d सच दैट c d से a b की तरफ, हमें ये बता रहा है कि जो d और अल्फा है, इसको मैं अगर d का नाम देता हूँ, लेट करता हूँ d है, ये d ऑफ अल्फा है, या ये t है, ये कोई हमारा c d r है। तो ये जो है ना d अल्फा, यहाँ पर एक चीज नोट करनी है कि जो हमारे पास, यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी हुई है कि हमारे पास जो है ना डी, ये डी अल्फा, इसे आप डी भी कह सकते हैं अल्फा, ये आखिर जो है ना ये हमारे पास बोथ क्या है, ये डी यानी कि अल्फा और जी दोनों जो है ना ये बोथ मेरे पास क्या है, एक रेगुलर कर्व है, ठीक है, दोनों क्या है, रेगुलर है। सो इसकी पर जो रीपैरामीटराइजेशन क्या होगी, 1 to 1 होगी, ठीक हो गया, यानी कि हमारे पास एक रेगुलर कर्व है, हमारे पास अल्फा और जी। फिर आपने एक बात यहाँ पर ये ऐड करनी है कि ये जब आप लिख लेंगे, आपने कहना है कि बी रीपैरामीटराइजेशन अल्फा then the new curve that the composition of regular curve and ये रीपैरामीटराइजेशन, ये आपने स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ आएगा, वो आपने देख लेना है। फिर आपने क्या करना है कि आपको ये दिया जाएगा बीटा अल्फा अल्फा कंपोजिट ऑफ जी, तो आपने क्या करना है कि आपने डी बीटा बाई डी आर, यहाँ चेयर रूल लगेगा, डी अल्फा बाई डी टी, डी डी बाई डी आर, डी जी बाई डी आर बाई डी डी। अब ये देखिए, ये और ये कैंसिल, ये और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सारा कैंसिल हो जाएगा। पीछे मेरे पास क्या बचेगा, डी अल्फा बाई डी टी, और यहाँ पर क्या बचेगा, डी जी बाई डी आर। मैं कह रहा हूँ अगर अल्फा हमारे पास क्या है, एक रेगुलर है, तो इसका मतलब है कि डी अल्फा बाई डी टी ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पर ये बात करूंगा कि अल्फा टी एक रेगुलर कार है, मेरे एक रेगुलर है, इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डी अल्फा बाई डी टी इक्वल टू 0 नहीं होगा। और जी क्या होगी, और रीपैरामीटराइजेशन अल्फा की होगी, ये जो जी है ना, और जी हमारे पास क्या होगी, और रीपैरामीटराइजेशन ऑफ अल्फा की होगी, ठीक हो गया। जी कहां से हमारे पास आया है, रीपैरामीटराइजेशन ऑफ अल्फा की रीपैरामीटराइजेशन जब हमने की है, उसके बाद हमने यहाँ पर ये चीज आ गई। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर एक और चीज आपको मैं बताता चलूं कि आप हमने क्या करना है कि आप हमने ये तो नॉन जीरो हो गया, अब हम इसकी तरफ चलते हैं कि जी कंपोजिट ऑफ एच ऑफ टी इज इक्वल टू टी। अब इसका हम लेते डेरिवेटिव जी इनटू एच ऑफ टी, तो ये क्या आएगा टी, यहाँ पर क्या आएगा डी जी बाई डी आर और डी एच बाई डी टी, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आएगा। हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो डी जी बाई डी आर है, यहाँ से देखिएगा डी जी बाई डी आर ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये भी अगर इक्वल टू 0 नहीं है,
डी बीटा बाई डी आर ये चीज का इक्वल था, ये सारी ये वैल्यू आई थी ना हमारे पास। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अल्फा टी एक रेगुलर कर्व है तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है। फिर मैंने ये बताया कि ये नॉन जीरो है, इसका मतलब है कि ये जब दोनों नॉन जीरो होंगे तो डी बीटा बाई डी आर भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी नॉन जीरो का। यानी कि फ्रॉम ए आपने करके दिखना है, इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दे और ये हमारे पास होगा। अब अल्फा क्या है, अल्फा एक क्लास ऑफ सीएम में और बीटा हमारे पास क्लास ऑफ सीएन है। यानी कि एम का मान यहाँ पर अगर एक टर्म उसका डेरिवेटिव ले तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या करना चाहिए, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास इसका जो है ना बेसिक कंसेप्ट कि हमारे पास रीपैरामीटराइजेशन होती क्या है, ये आप देख सकते हैं। तो अब आइए मैं आपको बताता चलूं कि अब हमने क्या कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर बताया कि अल्फा किसकी क्लास है, अल्फा जो क्लास है वो सीएम की है और बीटा जो क्लास है वो किसके, सी है। और एम और एन क्या है हमारे पास, ये क्या है कि एम का मान ये है कि अगर इसका डेरिवेटिव ले तो क्या करें, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हमने दूसरी जो लाइन है उसको आपने दूसरी जो पॉइंट है, ये तो पहला पॉइंट हो गया, तो दूसरा पॉइंट ये है द इमेज ऑफ कर्व एंड रीपैरामीटराइजेशन इज सेम। हमारा जो इमेज ऑफ कर्व होना चाहिए and its reparameterization is same। तो ये था हमारा रीपैरामीटराइजेशन क्या होता है, हमारे पास इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो मैं रीपैरामीटराइजेशन पर आपको पूरी डिटेल से बता चुका हूँ कि रीपैरामीटराइजेशन हमने किस तरह सॉल्व करना है, उसकी कंपोजिशन क्या है, फिर हमने उसको किस तरह चेन रूल लगाना है, फिर हमने क्या सीएम क्या होता है, सीएन क्या होता है। रीपैरामीटराइजेशन के अंदर हमारे पास 1 to 1 on 2 किस तरह हम चेक करेंगे, हम किस तरह जो इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, क्या होगा तो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्या नहीं होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो रीपैरामीटराइजेशन नहीं होगी। तो ये तमाम चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। आइए आप इसकी एग्जांपल करते हैं। 3 से 4 एग्जांपल हैं, हर जो है ना इसकी जो इनके एक्सेल क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो हम जो है ना उसके एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और इंशाल्लाह आप उसको मजीद समझ जाएंगे और रीपैरामीटराइजेशन को आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो थैंक यू।